नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th क्लास के भूगोल का पहला चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है ना। इसके अलावा हमने भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से किया जाता है और सतत पहुंचते विकास के बारे में भी हमने पढ़ा था। और दोस्तों इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है वो आज की इस क्लास में हम पूरे कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भू संसाधन। दोस्तों कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर भूमि ही ना हो तो क्या हम घर बना पाएंगे, क्या खेती होगी, क्या सड़कें और उद्योग बनेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भूमि मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का प्रयोग हम कई कामों में करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, सड़क और रेलवे बनाने के लिए, जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम भूमि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भूमि एक सीमित संसाधन है। हमारी पृथ्वी पर भूमि सीमित मात्रा में है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसलिए हमें भूमि का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। दोस्तों अब हम भारत में भूमि संसाधन के बारे में समझते हैं। अगर दोस्तों हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों मैदान तो समतल क्षेत्रों को कहते हैं जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। भारत के अधिकांश उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है जो भारत के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी इसके आसपास वाला क्षेत्र को हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ना। और यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। इसके अलावा भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं जो बारहमासी नदियों के प्रवाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। और ये पर्यटन के लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटन करे जाते हैं। ये भौगोलिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। इसलिए ये पर्यटन केंद्रों के रूप में भी विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लगभग हमारे देश में 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचार पाया जाता है ना। जो पठारी क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, ये समतल क्षेत्र होता है लेकिन भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। भारत के दक्षिणी हिस्से में ये क्षेत्र पाया जाता है ना, उल्टा त्रिभुजाकार के रूप में। दोस्तों अब हम समझते हैं कि भू उपयोग क्या है। भूमि का हम कई सारे कामों में प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसे ही हम कहते हैं भू उपयोग। सिंपल इसके डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि भूमि का अलग अलग कामों में प्रयोग करना भू उपयोग कहलाता है। हम देखते हैं कि भूमि का हम किन किन कामों में प्रयोग करते हैं। तो पहला दे रखा है वन। वन कैसे कहते हैं? जंगल, है ना। जंगल दो प्रकार के होते हैं भाई, एक तो मानव निर्मित होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। ये जंगल भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से बड़े मात्रा में आता है, जैव विविधता यहाँ पर बड़े मात्रा में पाई जाती है ना। इसके अलावा इन जंगलों से जड़ी बूटियां काफी सारी काम हमारे आते हैं। हाँ, दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध ना हो, है ना। तो हम इसमें दो प्रकार की भूमि को रखते हैं। पहला बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि हम किसे कहेंगे? बंजर भूमि वह भूमि होती है जो
कृषि के योग्य ना हो, ये या तो रेतीली होती है या कंकरीली होती है ना, पथरीली वगैरह होती है। यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं हो पाता, ये कृषि के लिए क्या होती है, अयोग्य होती है ना। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, ये भूमि वह भूमि होती है जो कृषि के अलावा दूसरे कामों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे इमारतें बनाने के लिए, जैसे हमारे कॉलोनी वगैरह जिस भूमि पे बसाई गई है, हमारे आसपास की कॉलोनी, यहाँ पर कृषि की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो हम कह सकते हैं ना, जहाँ पर इमारतें वगैरह बनाने के लिए भी भूमि का हमने प्रयोग करा है, सड़क बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, कई सारे कामों में हम भूमि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। तो इस भूमि को हम कहते हैं गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि। अगला हमारा पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, है ना। पड़ती भूमि के अलावा ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अयोग्य है, इसमें स्थायी चारागाह आ जाते हैं, जहाँ पर पशु वगैरह चरने जाते हैं, है ना। गोचर क्षेत्र भी इसे ही कहते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पशु वगैरह को हम चराने ले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, विविध वृक्षों तथा वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, है ना, इसमें वे भूमि आ जाती है यहाँ पर हम बागवानी वगैरह करते हैं, जैसे आम के, केले के, कई सारे पेड़ पौधों की, फलों की भी कृषि होती है ना, पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, इसमें वे सभी भूमि आ जाते हैं जहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, है ना, पेड़ों की कृषि की जाती है एक प्रकार से। अगला है परती भूमि। दोस्तों परती भूमि क्या होती है, परती भूमि दो प्रकार की होती है, वर्तमान परती भूमि, दूसरी पुरातन परती भूमि। वर्तमान परती भूमि, यहाँ कृषि तो होती है लेकिन 1 साल से कम समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसका उपजाऊपन वगैरह वापस आ जाए, तो इस भूमि को हम क्या बोलेंगे, वर्तमान परती भूमि। पुरातन परती भूमि, जहाँ 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम समय के लिए कृषि नहीं की जाती, तो उस भूमि को क्या बोलते हैं हम, पुरातन परती भूमि। अगला हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे बोलते हैं, जिस क्षेत्र पर वास्तविक रूप से कृषि होती है उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे, मान के चलो आपके पास 100 हेक्टेयर भूमि है, उसमें से आप 70 हेक्टेयर भूमि पर क्या करते हो, कृषि करते हो, तो ये 70 हेक्टेयर भूमि वाला जो क्षेत्र है यही आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। दोस्तों इसके अलावा ऐसी भूमि यहाँ पर 1 साल में 1 से ज्यादा बार कृषि की गई हो, उस क्षेत्र को अगर हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर देते हैं तो उसे कहते हैं सकल कृषित क्षेत्र। दोस्तों भारत में हम भू उपयोग प्रारूप के बारे में अगर देखें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के आंकड़े उपलब्ध हैं, है ना। इतने ही भूभाग का हम उपयोग करते हैं, इसके ही हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। क्यों है भाई इतने आंकड़े हमारे पास, 100% भूमि के आंकड़े हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूर्व उत्तर के प्रांतों की अगर हम बात करें तो असम को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं तो उन सभी के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के कब्जे में है और वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसके भी हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम 93% भूभाग का ही उपयोग करते हैं और इसी के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है।